तो आइए, आपने 11वां चैप्टर चल रहा था आपका सिमिलरिटी, समरूपता, उसमें आपने उसका बेस पढ़ लिया है और 11.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपकी सबसे इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम है थ्योरम 11.1, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, यानी कि थेल्स प्रमेय भी हम इसको कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम थेल्स प्रमेय है। तो एग्जाम में आपको ये भी आ सकता है कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय को सॉल्व करो, प्रूव करो, या फिर थेल्स प्रमेय के नाम से भी आ सकता है। इंग्लिश में इसका बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बीपीटी थ्योरम कहते हैं शॉर्ट में इसको। अब यहाँ पे देखिए, ये जो थ्योरम है ये क्या कह रही है, इसका स्टेटमेंट पढ़े पहले। तो स्टेटमेंट ये है कि कोई त्रिभुज है, एक त्रिभुज लें, कोई भी एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की 3 साइड है आपके पास। जैसे एक त्रिभुज लिया, माना कि मैंने ABC, इसकी एक साइड है AB, एक है AC और एक है BC। अब इन तीनों साइडों में से कि कोई सी भी एक साइड लें, या तो AB लें या फिर AC लें या फिर BC लें, कोई सी भी एक साइड के पैरेलल हमें एक दूसरी लाइन लेनी है त्रिभुज के अंदर। कोई सी भी एक साइड के पैरेलल यानी समांतर हमें एक दूसरी लाइन लेनी है त्रिभुज के अंदर, और वो समांतर रेखा जो लेंगे हम, तीसरी रेखा जो समांतर रेखा लेंगे, वो रेखा बाकी जो 2 रेखा रह गई उनको समान अनुपात में विभाजित करेगी। दोबारा सुने कि कोई त्रिभुज है, उसकी 3 भुजाएं हैं, उसकी किसी एक भुजा के, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर यानी पैरेलल हमें एक लाइन लेनी है, और वो लाइन उस त्रिभुज की शेष 2 भुजाएं जो रह गई, उन शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। जैसे माना कि मैंने त्रिभुज लिया ABC, इसकी मैंने इस रेखा के समांतर, BC के समांतर एक रेखा ले ली, कौन सी, DE। इस BC के समांतर एक दूसरी समांतर रेखा ले ली मैंने। आप जरूरी नहीं है BC के समांतर ले, इसके समांतर ले लें, चाहे ऐसे या फिर इसके समांतर ले लें, ऐसे किसी भी एक रेखा के समांतर रेखा ले ली है मैंने। यहाँ पे BC के समांतर रेखा ले ली, कौन सी, DE। अब ये DE रेखा, ये जो 2 रेखाएं हैं AB और AC, इसके अलावा जिसके समांतर ली है उसके अलावा, इसके अलावा 2 रेखा रह गई, एक तो रह गई AB, एक रह गई AC। इन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी, यानी कि AD/BD इक्वल AE अपॉन AC। ये आपको क्या करना है, प्रूव। ये कहती है थेल्स थ्योरम। तो मैंने समझा, इसका स्टेटमेंट देखिए कि एक किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इस भुजा के समांतर एक रेखा ले ली, खींची गई रेखा, एक रेखा खींच दी जिसका नाम क्या है, DE। त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं AB और AC को प्रतिच्छेद करे, ये प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है, तो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यहाँ पर इसको, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है कि एक त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज हो गया, उसमें DE समांतर है किसके, BC के, DE समांतर है BC के, और DE जो है ये वाली DE, ये DE इस AB को और AC को D और E बिंदु पर काट रही है, ये D है और ये वाला E है। तो आपको प्रूव करना है कि AD/DB इक्वल EE/EC। तो दोनों में वही एक जैसी बात हो गई। इसमें थोड़ा मैथमेटिकल लिख दिया, इसमें हिंदी में डायरेक्ट लाइन दे दी इसको। अब इसको हम करेंगे प्रूव। देखिए कैसे प्रूव करें। देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करें, थोड़ा सा रचना दिया है वो तो आपको पता है। ये इस क्वेश्चन को जगह पे आप दिया भी लिख सकते हैं, दिया है, गिवन है आपको, क्योंकि यही तो दे रखी है क्वेश्चन, ये आपको प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन देखिए, रचना मैंने क्या किया, यहाँ पे D को C से ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे D को C से, और B को किससे ज्वाइन करा दिया है, E से। ये लिख दीजिए यहाँ पे कि किससे किसको मिलाया है, थोड़ा डार्क कर दीजिए, D को C से और E को B से। लिखे इसको यहाँ पे, D को C से मिलाया या ज्वाइन किया है, और B को E से मिलाया, B को E से मिलाया या ज्वाइन किया। अच्छा, ये करने के बाद क्या करो, ये जो AD है, AD इस AD पर इस E से डालना है हमें परपेंडिकुलर यहाँ पे, यानी कि लंब डाल दिया मैंने यहाँ पे, इसका नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दो, P दे दिया, चलो आप चाहें तो कुछ और दे सकते, ऑफ दे दो, ABCD E F दे दो, F।
ये यहाँ पे मैंने क्या डाला है, लंब डाला है परपेंडिकुलर, यानी कि EF ये लंब डाला है किस पर, AD पर। सेम टू सेम इधर से इस D से इस AE पर डालो लंब, ये वाला परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ पे G डाल दो इस पर, तो या फिर MN ले लो और आसान रहेगा, चलो G रहने दो। ये यहाँ पे AE पर AG लंब सॉरी DG लंब डाला है, DG किस पर, AE पर। ये वाला DG इस AE पर क्या डाला है, लंब। दोबारा सुने, ये EF ये इस AD पर लंब डाला है और ये वाला इस पे लंब डाला है, परपेंडिकुलर डाला है। ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम बात करते हैं इसकी प्रूफ की। देखिए कैसे करेंगे इसका प्रूफ। सबसे पहले मैं एक आधार ले रहा हूं यहां पे AB, एक आधार लिया मैंने AB। इस AB आधार पर, इस AB बेस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दो ट्रायंगल। नंबर 1 ADE दिख रहा है, ADE, और दूसरा बन रहा है DBC, सॉरी DEB। दोबारा सुने, एक तो बन रहा है ADE ये वाला, और एक बन रहा है DBE ये वाला, या फिर DEB, कैसे भी कह सकते हैं। मैं इन दोनों आधार AB के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे उभयनिष्ठ आधार, उभयनिष्ठ आधार AB के लिए। आधार AB की बात कर रहे हैं हम, इस आधार AB की। उभयनिष्ठ क्यों, क्या, क्योंकि दोनों त्रिभुज एक ही पे बन रहे हैं इसलिए उभयनिष्ठ। तो सबसे पहले ले रहा हूं ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। वहाँ थोड़ी जगह कम पड़ेगी, मैं इधर से रफ कर रहा हूँ इसको, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं वहाँ से इसको साथ में लेके चलूँगा। देखिए हम बात कर रहे हैं बेस AB के लिए, तो उभयनिष्ठ आधार AB के लिए, उभयनिष्ठ आधार AB के लिए, AB की बात कर रहे हैं। AB पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो बन रहा है ADE और दूसरा बन रहा है DBE। तो सबसे पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल यानी एरिया। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ पे देखें, अब बेस हाइट जो होगी, हाइट वो बेस पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। हाइट जो होगी, हाइट वो बेस पे बनाएगी 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे देखिए इस वाले ट्रायंगल में ADE, इस वाले ट्रायंगल में कौन 90 डिग्री, इस ये जो बेस है, क्योंकि आधा बेस कौन सा ले रहे हैं हम, AB, तो बेस तो ये वाला ही रहेंगे, ये वाला रहेगा। इस पे 90 डिग्री एंगल कहाँ बन रहा है, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगी इसकी हाइट, और ये क्या हो जाएगा इसका बेस। तो देखिए ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस कितना लेंगे AD, इंटू हाइट, हाइट कौन सी है FG, जी नहीं सॉरी FE। तो ये हो गया AD का क्षेत्रफल। अब लेंगे त्रिभुज ये वाला, दूसरा वाला DEB, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, वही सेम 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू आधार यानी बेस। अब देखिए बेस इसमें क्या है, बेस हमेशा होगा, सॉरी बेस तो इसका ये वाला लेंगे DB, इंटू हाइट क्या है, देखिए इसमें हाइट होगी बेस पर 90 डिग्री का एंगल। अब देखिए ये त्रिभुज में थोड़ा ऐसे घुमा रहा हूँ इसको, ऐसे, तो मैंने ऐसे बाहर निकाल लिया, इसको ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पे है B, इसको ऐसे घुमाया है, तो ये तो आ गया B, यहाँ पे है D और यहाँ पे है E, ऐसे है। अब देखिए हमें लेनी है ऊंचाई, तो बेस तो ले लिया DB, ये वाला बेस तो आ चुका है, इसको मैंने ऐसे घुमा लिया है, तो B तो यहीं रहा, D आ गया यहाँ पे और E चला गया यहाँ पे ऊपर।
ऐसे था ये ट्रायंगल। अब हमें लेनी हाइट, और हाइट बेस पे होनी चाहिए 90 डिग्री का एंगल, और 90 डिग्री इसमें तो कहीं बन नहीं रहा, इस ट्रायंगल से बाहर आके निकल के बन रहा है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये बेस यहाँ तक लिया हमने, इस पे बन रहा है बाहर निकल के यहाँ पे। तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी, हाइट हो जाएगी FE। नहीं आया समझ में? दोबारा देखें, ये जो हाइट है वो इस वाले ट्रायंगल में इसकी जो हाइट है वो होगी बेस पे राइट एंगल यानी 90 डिग्री एंगल। तो इस बेस पर जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो बन रहा है इस ट्रायंगल से भी बाहर आके, कहाँ पे, यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आके बन रहा है। तो ये आ गया यहाँ पे, इसकी जो हाइट है वो होगी इस बेस पे 90 डिग्री का बनाएगी एंगल, वो यहाँ तक नहीं बनी, ट्रायंगल से बाहर निकल के बना रही है, वो हाइट क्या होगी इसकी, FE। तो FE। तो ये जैसे लूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसको दे दें हम इक्वेशन सेकंड। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 में यदि 2 का भाग दें तो क्या आएगा, देखिए समीकरण 1 में दे रहे हैं 2 का भाग, तो ये आ जाएगा। मैं इस डायग्राम को यहाँ बना देता हूँ आपके, ताकि याद रहे आपको कैसे कैसे लिए ट्रायंगल। ये मैंने ऐसे लिया था यहाँ पे, ये इसके लिए है, तो यहाँ बना, नीचे बनाता हूँ इसको, इसके लिए था ये है इक्वेशन सेकंड, और इसको मैं यहाँ बनाता हूँ ताकि आपको याद रहे कैसे लिया है इसको। यहाँ पे था E, यहाँ पे D, यहाँ पे B, और यहाँ पे D, सॉरी यहाँ पे था F, और यहाँ पे D। तो हमने बेस लिया था BD और हाइट ली है FE। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से, देखिए दोनों को डिवाइड करूँ मैं, तो इधर आएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे नीचे आएगा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल इक्वल, इधर आ रहा है 1/2। अब देखिए इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और AD से EF से EF भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्या बचेगा AD/DB। तो ये आ गया आपका इक्वेशन थर्ड, समीकरण नंबर 3। दोबारा सुने, सबसे पहले निकाला ADE का क्षेत्रफल, AD बात कर रहे थे AB बेस की, तो AB बेस पे एक तो ये वाला ट्रायंगल और ये के नीचे वाला ट्रायंगल। तो देखिए इस पे ADE, इस ट्रायंगल में बेस था यानी आधार था AD इंटू ऊंचाई थी EF। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया आधार इंटू ऊंचाई। उसके बाद समीकरण जो त्रिभुज दूसरा था DEB, कौन सा लिया है, DEB। इसमें बेस तो था DB, बेस यही लेना है क्योंकि हम आधार AB की बात कर रहे हैं, ये इस पर ही कोई ना कोई आधार होना चाहिए, तो ये हो गया आधार। और इसकी जो ऊंचाई थी वो थी EF, ये इस ट्रायंगल के बाहर निकल के थी, कैसे मैंने यहाँ बता दिया अलग से। इक्वेशन 1 में 2 का भाग दे दिया और ये आ गया आपका समीकरण नंबर 3। अब देखिए आगे, अब हम बात करेंगे त्रिभुज आधार AC की। पहले बात की आधार AB की, अब बात कर रहे हैं आधार AC की। तो आधार उभयनिष्ठ आधार किसके लिए, AC के लिए, AC के लिए, उभयनिष्ठ आधार AC के लिए। AC पे देखिए एक तो त्रिभुज बन रहा है AED, दोबारा सुने AED, और दूसरा बन रहा है EDC, फिर से वही दोनों का। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, कहाँ ADE, वही 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस यानी आधार कितना है। अब आधार इधर से लेना है क्योंकि हम आधार किसकी बात कर रहे हैं, AC की, तो इसमें आधार कौन सा हो जाएगा, AE। तो AE इंटू हाइट यानी ऊंचाई। अब ऊंचाई होगी आधार पे लंब, तो आधार ये है, इस पे लंब कौन सा है, DG, तो आधार क्या हो जाएगी D, ऊंचाई होगी क्या DG। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4।
अब ले त्रिभुज, इस बेस पे ही दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है, EDC। तो त्रिभुज EDC में EDC का क्षेत्रफल निकालो डायरेक्ट, का क्षेत्रफल सूत्र वही लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो लगाएं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है इसका AE, और सॉरी इसकी बात कर रहे हैं, इसकी इस वाले त्रिभुज में बेस क्या है EC, इंटू हाइट क्या है हाइट। अब हाइट वही सेम टू सेम जैसे यहाँ पे जैसे ली थी पहले, तो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला। अब इस बेस पे जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो उस त्रिभुज से बाहर निकल के बन रहा है, देखो ये वाला यहाँ पे बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसका नाम क्या है DG। तो आधा ऊंचाई क्या हो जाएगी DG। अब देखिए ये आ गया समीकरण नंबर 5। अब वही समीकरण 4/5 से, समीकरण 4/5 से, समीकरण 4 में 5 से भाग दे दो, जैसे यहाँ पे 1 से 2 से भाग दिया, ऐसे वहाँ पे 4 से 5 से क्या दे दो भाग। 4 में 5 का भाग देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल, EDC का क्षेत्रफल बराबर। तो देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और DG से DG कैंसिल, तो क्या बचेगा AE/EC, AE/EC, और ये आ जाएगा आपका समीकरण नंबर 6। अब देखिए आगे, मैं इधर से रफ कर रहा हूँ ये वाला मैटर, आप जल्दी से नोट कर सकते हैं इसको, पॉज करके वीडियो। अब देखिए आगे, यहाँ पे मैं एक माना कि मैंने एक 2 समांतर रेखाएं ली, 2 पैरेलल लाइन यानी कि 2 समांतर रेखाएं ली। अब ये दोनों समांतर रेखाओं में माना कि मैंने ये वाला हिस्सा ले लिया यहाँ तक छोटा सा, इसको आधार मानते हुए यानी इसको बेस मानते हुए मैंने इन समांतर रेखाओं के मध्य बना दिए 2 त्रिभुज। एक तो बना दिया माना कि ये वाला, ये बन गया त्रिभुज, एक बना दिया माना कि ये वाला, एक तो ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, और दोनों का आधार एक ही है, माना कि ये A, ये B और ये C और ये D। तो एक तो त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है ABD, 2 त्रिभुज ले लिए मैंने, और दोनों त्रिभुजों का आधार क्या है, एक ही है, यानी कि बेस एक ही है AB। अब किसी 2 समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा कैसा होता है, इक्वल होता है। 2 समांतर रेखाएं, उन 2 समांतर रेखाओं के मध्य कोई भी एक आधार से, कोई भी एक ही बेस से, एक ही आधार से बने 2 त्रिभुज, तो दोनों का क्षेत्रफल कैसा आएगा, इक्वल आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्वेश्चन के हिसाब से कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं, और इन दोनों समांतर रेखाओं में ये वाला बेस कैसा हो गया, उभयनिष्ठ। कौन सा, DE, और इस DE बेस से, DE आधार से इन समांतर रेखाओं के मध्य 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो बन रहा है DBE ये वाला, और एक बन रहा है DEC ये वाला। तो दोनों समांतर रेखाओं के मध्य बन रहे हैं और दोनों एक ही बेस पर बन रहे हैं, तो दोनों का क्षेत्रफल कैसा होगा, इक्वल। अच्छा, अब बात करें आगे। इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल इक्वल होगा किसके, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, DEC का क्षेत्रफल की। क्योंकि यहाँ लिख दो, क्योंकि 2 समांतर यानी पैरेलल लाइन, 2 समांतर रेखाओं के मध्य एक ही आधार पर बने 2 त्रिभुजों, दोनों 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल यानी एरिया कैसा होता है, समान होता है। कि 2 पैरेलल लाइन है, 2 समांतर रेखाएं, इन दोनों के मध्य एक ही आधार से 2 त्रिभुज बन रहे हैं, इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल कैसा हो गया, इक्वल। यानी कि DEB इसका क्षेत्रफल और DEC इसका क्षेत्रफल, दोनों का कैसा होगा, इक्वल। जब इक्वल होगा क्षेत्रफल तो
ये तो ADE चल रहा है, वो तो सेम टू सेम। इक्वेशन 6 की बात कर रहा हूँ मैं, 6 को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। ADE चल रहा है, ऊपर था त्रिभुज ADE, वो तो ऊपर ही चल रहा है। अब का क्षेत्रफल अपॉन नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है EDC का क्षेत्रफल। और EDC की जगह पे हम रख सकते हैं क्या, DEB। क्यों, क्योंकि इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल कैसा है, इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे चल रहा था ADE, तो ADE रहने दिया EDE को। नीचे चल रहा है EDC, और EDC की जगह पे हम EDC इसकी जगह पे हम रख सकते हैं क्या, DEB का क्षेत्रफल। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसा होगा, इक्वल। तो इसकी जगह पे आगे लिख रहा था क्या, AE अपॉन EC। और ये आ गया आपका समीकरण नंबर 7। अब जरा ध्यान दें, समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 3 को देखो ठीक से। समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 3 को देखो। इधर का दोनों का मैटर कैसा है, इक्वल है। ये वाला और ये वाला देखना, ADE DEB। इधर का मैटर इक्वल है, इसका मतलब इधर का भी कैसा होगा, इक्वल होगा। यानी कि AE अपॉन EC बटे AD अपॉन DB इक्वल होगा, नहीं होगा, होगा। अतः मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ नीचे, यहाँ पे। अतः समीकरण 3 व 7 से, समीकरण 3 व 7 से क्या होगा, AE अपॉन EC बराबर होगा किसके, AD अपॉन DB के, AD अपॉन DB। और यही हमें क्या करना था, प्रूव। और ये आपका प्रूव हो चुका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इधर के दोनों पार्ट कैसे हैं, इक्वल हैं। जब इधर का इक्वल है तो इधर का भी कैसा होगा, इक्वल। तो ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल। और यही हमें क्या करना था, प्रूव कि किसी एक रेखा के समांतर रेखा इन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो इन दोनों रेखाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर। यानी कि AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, तो ये आपका प्रूव हो चुका।